हर हफ्ते एक नया YouTube पैनिक आता है। कभी एल्गोरिदम बदल गया, कभी मोनेटाइजेशन खत्म होने वाला है, कभी कहा जाता है अब 4000 घंटे पूरे करना नामुमकिन है, और फिर वही लोग आपको बताते हैं भाई मेरे पास 8000 घंटे पूरे करने का सीक्रेट है। रुक जाइए, यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि क्रिएटर का सबसे बड़ा दुश्मन एल्गोरिदम नहीं है। आज इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ इस बात की कि किस इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना है और किसका फायदा कोई और उठा रहा है, इसे समझने की। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया नहीं बताने वाला, मैं आपको एक ऐसी चीज समझाने वाला हूँ जो उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर YouTube का रूल बदल भी गया तो आपको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक अनकंफर्टेबल सवाल। 1 फरवरी 2027 से ऑफिशियल मोनेटाइजेशन रूल्स बदल चुके हैं और अब रिक्वायरमेंट बढ़कर 8000 घंटे, शॉर्ट्स के लिए 20 मिलियन व्यूज हो चुकी है। क्या आपका चैनल इस नए बदलाव के बाद भी सरवाइव करेगा? इसका जवाब वीडियो के आखिर में आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। अब YouTube की ऑफिशियल YPP डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक एड रेवेन्यू एलिजिबिलिटी के लिए मुख्य थ्रेशोल्ड अपडेट हो चुका है। 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस पिछले 12 महीनों में 8000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर, या शॉर्ट्स रूट में 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस पिछले 90 दिनों में 20 मिलियन वैलिड पब्लिक शॉर्ट व्यूज। YPP में कुछ क्रिएटर्स को इससे पहले फैन फंडिंग और शॉपिंग जैसी फीचर्स तक एक्सेस मिल सकता है। तो अगर आपको कोई पुरानी या भ्रमित करने वाली वीडियो या कहती हुई दिखे कि पुराना नियम ही चल रहा है, तो एक सिंपल काम कीजिए, ऑफिशियल YouTube सोर्स खोलिए, क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी में एक गोल्डन रूल है, स्क्रीन शॉट प्रूफ नहीं होता, सोर्स प्रूफ होता है। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है, जब थ्रेशोल्ड सच में बढ़ चुका है तो क्या आपका पूरा चैनल खतरे में आ जाएगा? नहीं। और यही इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। मैं 2018 से डिजिटल इकोनॉमी को क्लोजली देख रहा हूँ और मैंने एक पैटर्न बार बार देखा है। जब प्लेटफॉर्म बदलता है तो क्रिएटर्स 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। पहला ग्रुप पूछता है अब क्या हैक करें, और दूसरा पूछता है प्लेटफॉर्म यह बदलाव क्यों कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में दूसरा ग्रुप जीतता है। मैंने खुद भी शुरुआत में वही गलती की थी, हर अपडेट आते ही स्ट्रेटेजी बदलना, नया टूल, नई ट्रिक, नई थंबनेल फार्मूला, नया एल्गोरिदम हैक। कुछ समय बाद समझ आया मैं चैनल नहीं बना रहा था, मैं हर दिन एल्गोरिदम के पीछे भाग रहा था। और एल्गोरिदम के पीछे भागने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह कभी खत्म नहीं होता। आज एक अपडेट, कल दूसरा, अगले महीने तीसरा, लेकिन ऑडियंस वही रहती है। उसे आपकी स्ट्रेटजी की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ एक सवाल की परवाह है, इस क्रिएटर का अगला वीडियो मेरे समय के लायक है या नहीं। और यही से पूरा गेम बदल जाता है, क्योंकि अगर आप यह एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका हर नए YouTube अपडेट से डरना बंद हो जाएगा। देखिए, 4000 घंटे हो, आपके नए 8000 घंटे हो, या भविष्य में कोई और नंबर हो, नंबर खुद आपका बिजनेस नहीं बनाता, व्यूअर बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वीडियो है, उस पर 1 लाख व्यूज आए, लेकिन लोग 20 सेकेंड्स बाद निकल गए, और दूसरी तरफ किसी क्रिएटर के वीडियो पर सिर्फ 20,000 व्यूज आए, लेकिन लोग वीडियो का बड़ा हिस्सा देखते हैं, फिर उसी क्रिएटर के दूसरे वीडियोस देखते हैं और अगले दिन वापस आते हैं। आपके हिसाब से किस क्रिएटर के पास स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है? सीधी सीधी बात है, दूसरे क्रिएटर के पास। यही फर्क है व्यूज लेने और ऑडियंस बनाने में। और यही रीजन है कि सिर्फ मोनेटाइजेशन थ्रेशोल्ड को चेस करना डेंजरस है, क्योंकि अगर आपका पूरा लक्ष्य सिर्फ किसी तरह घंटे पूरे करने का है तो आप क्वांटिटी ऑप्टिमाइज करेंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य मुझे ऐसी ऑडियंस बनानी है जो अगला वीडियो खुद देखना चाहे, तो आप क्वालिटी ऑप्टिमाइज करेंगे। और लॉन्ग टर्म में क्वालिटी ही आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाती है। अब एक बात शायद आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे,
99% क्रिएटर्स की समस्या एल्गोरिदम नहीं है, उनकी समस्या है उनका कंटेंट सिस्टम का न होना। वो वीडियो बनाते हैं, फिर थंबनेल सोचते हैं, फिर टाइटल, फिर अपलोड, फिर एनालिटिक्स खोलकर देखते हैं व्यूज क्यों नहीं आए, फिर पैनिक, फिर स्ट्रेटजी बदलो, फिर नया नीच, फिर नया फॉर्मेट, फिर नया गुरु और फिर वही साइकिल रिपीट करो। लेकिन प्रोफेशनल क्रिएटर अलग तरीके से सोचता है। वह पूछता है मेरी ऑडियंस कौन है, उसे किस प्रॉब्लम का समाधान चाहिए, मैं उसे पहले 30 सेकंड में क्यों रोकूं, वीडियो के बीच में उसे आगे देखने की वजह क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो के बाद मेरा अगला वीडियो क्यों देखेगा। यही है कंटेंट फनल। एक वीडियो दूसरे वीडियो तक, दूसरे से तीसरे तक और धीरे धीरे एक व्यूअर से एक लॉयल ऑडियंस तक। और अभी मैं आपको उस सिस्टम के 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेयर बताने वाला हूँ। तीसरा वाला सबसे ज्यादा क्रिएटर्स इग्नोर करते हैं और वही उनकी ग्रोथ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेयर नंबर 1, क्लिक। आपका टाइटल और थंबनेल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि पहली बार में व्यूअर कहे मुझे यह देखना है। लेकिन याद रखे, क्लिक सिर्फ दरवाजा है। लेयर नंबर 2, स्टे। अब वीडियो को प्रॉमिस डिलीवर करना है। हुक, क्यूरियोसिटी, ओपन लूप्स, एग्जांपल्स, स्टोरी और पे ऑफ। हर कुछ सेकेंड्स में व्यूअर्स को कोई रीजन मिलना चाहिए कि अभी मत जाओ, आगे कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। और फिर आता है लेयर नंबर 3, कंटिन्यू। यह सबसे पावरफुल लेयर है। आपके वीडियो के बाद व्यूअर क्या करेगा, यूट्यूब बंद या आपका अगला वीडियो। अगर वह दूसरा वीडियो खोलता है, फिर तीसरा, तो आपने सिर्फ एक व्यू नहीं बनाया, आपने सेशन बनाया, और सेशन से ऑडियंस बनती है, और ऑडियंस से ट्रस्ट, और ट्रस्ट से बिजनेस। यही असली गेम है। इसलिए अगली बार जब कोई नया रूल आए, जैसे कि यह नया 8000 घंटे वाला बदलाव, तो पैनिक मत करिएगा। 4 सवाल पूछिएगा। नंबर 1, ऑफिशियल सोर्स क्या है। नंबर 2, प्लेटफॉर्म यह बदलाव क्यों कर रहा है। नंबर 3, इससे व्यूअर बिहेवियर पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 4, मेरी स्ट्रैटेजी इस बदलाव से इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर आपका पूरा चैनल किसी एक थ्रेशोल्ड, किसी एक वायरल वीडियो या किसी एक एल्गोरिदम ट्रिक पर टिका है, तो प्रॉब्लम यूट्यूब नहीं है, प्रॉब्लम आपका फाउंडेशन है। लेकिन अगर आपके पास क्लियर ऑडियंस, स्ट्रॉन्ग कंटेंट प्रॉमिस, हाई रिटेंशन वीडियोस, रिलेटेड वीडियो फनल और लॉयल व्यूअर्स हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल रूल आपका पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और इसी रियलाइजेशन की वजह से मैंने अपने लिए एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क बनाया है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें फोकस शॉर्टकट्स पर नहीं है। फोकस है ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, कंटेंट पोजीशनिंग, रिटेंशन, कंटेंट फनल और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्रिएटर्स को हर महीने एक नया हैक चाहिए। उन्हें चाहिए एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बदलते प्लेटफॉर्म के साथ एडॉप्ट कर सके। मैंने अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशन और क्रिएटर इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को इसी तरह स्ट्रक्चर करके एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क गाइड तैयार किया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। लेकिन इसे सिर्फ इसलिए मत देखिएगा कि मैंने कहा है, तभी देखिएगा जब आप वास्तव में अपना चैनल सिस्टमैटिकली बिल्ड करना चाहते हो। और अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कमेंट्स में सिर्फ एक चीज लिखिए, सिस्टम। अगर आप भी एल्गोरिदम चेस करने के बजाय लॉन्ग टर्म ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं, और अगर आपके किसी क्रिएटर फ्रेंड को हर नए यूट्यूब अपडेट के साथ पैनिक होने लगता है, तो यह वीडियो उसे शेयर कर दीजिए। शायद उसे अगली बार किसी रैंडम व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा करने से पहले ऑफिशियल सोर्स चेक करने की आदत पड़ जाए। और अगर इस वीडियो ने आपको एक नई पर्सपेक्टिव दी है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको सिर्फ यूट्यूब न्यूज नहीं
यूट्यूब का एक्चुअल गेम समझना है। याद रखिए, एल्गोरिदम बदलता रहेगा, रूल्स बदलते रहेंगे, नंबर्स बदलते रहेंगे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, एक व्यूअर अपना समय उसी क्रिएटर को देगा जो उसके लिए वैल्यू पैदा करता है। इसलिए अगली बार कोई आपको डरा कर कहे नया रूल आ गया, अब सब खत्म, बस मुस्कुराइए, ऑफिशियल सोर्स खोलिए और फिर अपने आप से पूछिए, क्या मेरी ऑडियंस इतनी स्ट्रांग है कि रूल बदलने पर भी मेरे साथ रहे? अगर जवाब हाँ है तो आप एल्गोरिदम के पीछे नहीं भाग रहे, आप एक रियल मीडिया बिजनेस बना रहे हैं। कीप थिंकिंग, कीप बिल्डिंग, और सबसे जरूरी, डोंट बिल्ड फॉर द एल्गोरिदम, बिल्ड समथिंग फॉर द ऑडियंस रिफ्यूजेस टू लिव।